वेलकम टू प्रयाग स्टडी ग्रुप। आज हम मानव से जुड़े हुए जो पोषक तत्व हैं कि मानव शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जो मानव शरीर होता है वो भी इसका जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है, वो किनके क्रिया के द्वारा होता है, और जो लड़ने की क्षमता है रोगों से वो किसके कारण हमें होती है, ये हमें जानना है। साथ में हम और भी चीज़ें देखेंगे कि पोषक तत्व है क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसके बारे में हम जानेंगे कि भाई जो पोषक तत्व होता है उसके बारे में है क्या। ठीक है, बाकी मैं पूरा आपको समझाऊंगा, और जो इसकी जो हैंडराइटिंग जो आपकी लिखी हुई नोट्स है वो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा पीडीएफ। ठीक है, तो पहले आप समझिएगा, बिल्कुल समझ से आएगा पोषक तत्व है क्या। भाई पोषक तत्व वो है जो विभिन्न प्रकार जो जीवों के अंदर के विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती है उनका संचालन करता है, वो कहलाता है पोषक तत्व कहलाता है। अगर जिसमें आपसे बोलूं भाई बायोलॉजिकल जो फंक्शन होता है, जैविक क्रियाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, तो पहले तो वो हो जाएगी आपकी ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करना मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि मतलब अपापचयी क्रियाएं हो गई, आपकी जो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं ऊतक होते हैं उनका निर्माण करना, और अनुवांशिक लक्षणों को ट्रांसफर करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। ठीक है, तो ये पूरे क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये पोषक तत्व कहलाते हैं कि जैविक क्रियाओं में, ठीक है, जैविक क्रियाओं का जो संचालन करे वही क्या कहलाता है, वही पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं जब पोषक तत्व की बात कर रहा हूं तो इसके कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व के प्रकार होते हैं। अब समझ में आ रहा है कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो भाई एक जो ऐसा कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। किसका करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। दूसरा, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किया, और पोषक तत्वों की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, वृद्धि और निर्माण के लिए। किसके लिए, वृद्धि एवं निर्माण के लिए, राइट। तीसरा जाएगा अपापचय क्रियाएं, अपापचय वही मेटाबॉलिज्म है ना, अपापचय नियंत्रण के लिए। और एक और हो जाएगा अनुवांशिकता पदार्थ, अनुवांशिकता पदार्थ। ठीक है, तो ये पोषक तत्व चार प्रकार के इसको वर्गों में बांटा है। एक ऊर्जा उत्पादन पदार्थ, दूसरा है वृद्धि एवं निर्माण, तीसरा अपापचय नियंत्रण, और चौथा हो जाएगा अनुवांशिकता पदार्थ। ऊर्जा उत्पादन में क्या आएगा, ऊर्जा उत्पादन में आ जाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट, क्या आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और वृद्धि एवं निर्माण में आ जाएगा आपका प्रोटीन। अपापचय नियंत्रण में आ जाएगा वसा, विटामिन, खनिज लवण, क्या जाएंगे, खनिज लवण। और अनुवांशिकता पदार्थ में आ जाएगा आपका न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो इसको चार भागों में बांटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। वृद्धि एवं निर्माण का कार्य कौन करता है, प्रोटीन। चाहे आपकी जो कोशिकाओं की मरम्मत करना हुआ, ठीक है, उसके निर्माण का काम हुआ, वो कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। अपापचय यानी कि किसी भी क्रियाओं जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन रासायनिक अपापचय नियंत्रण में वसा, विटामिन, खनिज लवण का सहयोग होता है। और जो अनुवांशिकता जो लक्षण होते हैं उसके लिए कौन होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सभी के बारे में एक चीज समझेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक एक चीज हम समझते हैं। हम शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करते हैं तो ये आपको समझना है कि ये मैंने बोला कि एक कार्बनिक यौगिक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसा है, कार्बनिक। अब दो चीजें आपको समझनी है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें कार्बन की मात्रा हो वो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको समझना है CHO, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है उसका निश्चित अनुपात होता है 1:2:1। समझ में आया कि भाई जो कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। ठीक है, और जो आपका शरीर होता है उस शरीर में जो ऊर्जा आती है, शरीर में जो ऊर्जा आती है 70 से 80%, 70 से 80% ऊर्जा आपको किससे मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिल जाती है। 70 से 80% जो शरीर को एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होती है वो किससे मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट से ही। कि जो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण किया जाए
कार्बोहाइड्रेट का क्या किया जाए, ऑक्सीकरण किया जाए। तो भाई इसको या जला दिया जाए, हम बोलेंगे किसी चीज को जलाना हुआ या भाई जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो क्या काम करता है, जैसे एक मोटर में जो डीजल है वो फ्यूल का काम करता है, वैसे हमारे शरीर में जो फ्यूल जो एनर्जी का काम करता है वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई जो फ्यूल होता है उसको कंबशन किया जाता है, जलाया जाता है, देन उसके बाद ही वहां से ऊर्जा निकलती है। वैसे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण किया जाता है, उसके बाद ऊर्जा निकलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण करने के बाद 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतना क्लियर हुआ। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट से ही न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट से ही। इसके तत्व कौन से हैं, इसके तत्व हो जाएंगे ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, माल्टोज, माल्टोज। तो ये क्या है, इसके तत्व हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स के तत्व क्या हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, भाई कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी तो होते हैं, तो वो भी तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, एक एक चीज समझते आना आपको। मोनो के बाद आ जाएगा डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ठीक है, और एक आ जाएगा पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो ये किसके हुए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हुए। तो भाई जो मोनोसेकेराइड्स होता है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, एकदम सरल। कार्बोहाइड्रेट का जो सरल अणु होता है उसको एक अणु यानी स्वतंत्र रूप से होना ही क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड्स कहलाता है। और ये अणु, या फिर आपको बोला जाए कि मोनोसेकेराइड जो होते हैं उसके 2 अणु मिलकर ही क्या बनाते हैं, डाइसेकेराइड्स बनाते हैं। 2 अणु मिलकर, किसके 2 अणु मिलकर, आपके मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु मिलकर ही क्या बनाते हैं, डाइसेकेराइड बनाते हैं। और जब मोनोसेकेराइड के 2 से अधिक अणु साथ में हो, किसे, 2 से अधिक अणु अगर साथ में होते हैं तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। एक और चीज आप याद रखिएगा, जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज होता है ये सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे शीघ्र एनर्जी कौन प्रदान करता है, ग्लूकोज प्रदान करता है। और जो भी मीठी चीज होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का कौन सा तत्व होता है, तो उसमें फ्रक्टोज होता है। उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज, जैसे शहद हुआ, शक्कर हुआ, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें किसकी मात्रा होती है, फ्रक्टोज की मात्रा होती है। जो अधिक, जो जल्दी एनर्जी प्रदान करे वो ग्लूकोज। और अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए, शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो कौन सी बीमारी होती है, उसे हम बोलेंगे मधुमेह। क्या हो जाती है, मधुमेह। एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात करेंगे, जैसे हमने बात किया ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है, अपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण भी हो जाएगा साथ में, ठीक है, अनुवांशिकता पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, या फिर बोल सकते हो आप अनुवांशिकता, ठीक है, और लास्ट हो जाएगा आपका विटामिन सी, विटामिन सी का निर्माण करना, विटामिन सी का निर्माण करना। तो ये तो हुए हमारे कार्बोहाइड्रेट की बात। अब बात करते हैं हम प्रोटीन की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ क्या करता है, हमारे शरीर में फ्यूल का ही काम करता है, एक ईंधन के समान कार्य करता है, जो हमारे शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रोटीन के बारे में। तो भैया एक सरल सी लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि प्रोटीन ही क्या, आपके शरीर में जब किसी भी कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम होता है या टूट फूट को सुधार करने का काम होता है, वो करता कौन है, प्रोटीन करता। बात कर रहे हैं हम प्रोटीन की। जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जे वर्जिलियस ने किया। किसने किया, जे वर्जिलियस, है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो प्रोटीन शब्द है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जे वर्जिलियस ने किया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये किसके बने होते हैं, ये एमिनो अम्ल के होते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं एमिनो अम्ल के बने होते हैं और हमारे शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत करने और उसके निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है, निर्माण एवं वृद्धि के सहायक होते हैं, आप ये कह सकते हो। दूसरा कि भाई ये प्रोटीन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है,
कार्बनिक, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा होती है, इस कारण इसको क्या कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अब आपको पता होगा जो एमिनो अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर में कितने होते हैं, 20 होते हैं। एमिनो अम्ल कितने होते हैं, 20। तो जो 10 होते हैं, तो 10 तो क्या होता है, हमारे शरीर के द्वारा ही हमको मिलते हैं, शरीर द्वारा ही 10 एमिनो अम्ल मिलते हैं। बाकी के जो 10 होते हैं वो कहां से मिलते हैं, हमको भोजन के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल होते हैं, 10 शरीर के द्वारा मिलते हैं और 10 हमें भोजन के द्वारा ही मिलते हैं। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट कि भाई सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो किसमें होता है, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो होता है सोयाबीन और मूंगफली में। किसमें होता है, सोयाबीन में और मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, सोयाबीन में कितने, 42% होता है। सोयाबीन में कितना होता है, 42% होता है। एक लास्ट और कि भाई जो हमारा शरीर होता है वो 15% किसका बना होता है, 15, जो शरीर का जो भाग का 15% है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो भाई हमने यहां देखा कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन और मूंगफली में होता है। सोयाबीन में 42 से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार, और जो सोयाबीन होती है उसमें 42% प्रोटीन होता है। शरीर का जो 15% भाग होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि अगर 1 ग्राम प्रोटीन का ऑक्सीकरण किया जाए, 1 ग्राम प्रोटीन का क्या किया जाए, ऑक्सीकरण किया जाए, ठीक है, तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी। तो अगर मैं 1 ग्राम प्रोटीन का ऑक्सीकरण करूंगा तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी, 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, अब जो प्रोटीन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल प्रोटीन, क्या होता है, सरल प्रोटीन। दूसरा जो होता है वो होता है आपका संयुग्मी प्रोटीन। और लास्ट में एक और होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। ठीक है, जो सरल प्रोटीन होते हैं वे अमीनो अम्ल के होते हैं। क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के होते हैं। जैसे आपसे बोला जाए वे अमीनो अम्ल के होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, आपने नाम सुना होगा, एल्ब्यूमिन किसमें पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, ये वाला प्रोटीन। और एक प्रोटीन है हिस्टोन। हिस्टोन किसमें पाया जाता है, आपके डीएनए में पाया जाता है, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये कौन से हैं, सरल प्रोटीन है। ठीक है, और वे प्रोटीन जो समूह के साथ होते हैं, किसके साथ होते हैं, समूह के साथ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बोला जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। व्युत्पन्न जो प्रोटीन होते हैं वो जल के अपघटन से, किसके अपघटन से, जल के अपघटन से निर्मित होते हैं। जल के अपघटन से निर्मित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा पेप्टाइन। ठीक है, पेप्टाइन। ठीक है, तो ये हुए कि आपके प्रोटीन के सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। अब अगर आपको बोला जाए कि प्रोटीन की अगर कमी होती है तो दो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक बीमारी होती है क्वाशिकोर। कौन सी, क्वाशिकोर बीमारी होती है, जिसमें जो संतान होती है, जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, दुबला पतला होता है, उसके शारीरिक विकास कम होता है। और एक और बीमारी होती है मराइस्मस, यानी कि इस बीमारी में जो मांसपेशियां हैं वो कैसी हो जाती है, ढीली हो जाती है, यानी कि मांसपेशियों में झुर्रियां आ जाती हैं। तो ये क्या हुआ, आपका प्रोटीन हुआ। और अब हम बात करते हैं वसा के बारे में। जो आपका वसा होता है, जो फैट होता है, ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये भी आपके शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करता है। क्या देता है शरीर को, ये ऊर्जा देता है। और जो बाहरी आघात क्या होता है, जो वसा होता है वो मांसपेशी के नीचे जमा होता है। ठीक है ना, ये जो अगर आप यहाँ देखोगे इस प्रकार के होते हैं भाई, कोई यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्यादा वसा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बाहरी जो आघात होते हैं उनसे आपकी रक्षा करता है। और आइए हम वसा के बारे में समझते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वसा के बारे में। ठीक है, तो जो वसा होता है वो क्या होता है, CO2, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी इसमें कार्बन की मात्रा, ऑक्साइड नहीं, अगर इसमें कार्बन की मात्रा है, यानी कि ये कैसा यौगिक हुआ है, कार्बनिक यौगिक हुआ है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था में रहता है। और ताप बढ़ने पर किस फॉर्म में हो जाता है, तरल के फॉर्म में हो जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था में रहता है। जब इसका ताप हम बढ़ाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, द्रव के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति होता है 20 से 30% ऊर्जा, 20 से
30% जो ऊर्जा होती है वो कहां से प्राप्त होती है, वो वसा से। 20 से 30% ऊर्जा कहां से, वसा से प्राप्त होती है। अगर मान लीजिएगा आपके शरीर में वसा की कमी हो गई, आपके शरीर में क्या हो गई, वसा की क्या हो गई, कमी हो गई, तो वो क्या हो जाती है, उससे त्वचा सूखी होने लगती है। ठीक है। दूसरा, जो आपका वजन है, वजन में कमी आने लगती है। ठीक है, त्वचा सूखी हो जाएगी और वजन में कमी हो। लेकिन अगर इसकी अधिकता है, क्या है, इसकी अधिकता है, तो इसकी अधिकता होने से आपको, भाई ये तो हुआ कमी और ये हुआ आपको हृदय ना, अधिकता, तो जो आपकी हृदय की है वो हृदय की बीमारी हो जाती है और आपका जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाता है, रक्तचाप आपका बढ़ जाता है। इसके अगर हम कार्य की बात करें तो मैंने आपको बताया था ये क्या करता है, जो मांसपेशियां होती है इसके नीचे का अट्टा होता है, चोट से सुरक्षा प्रदान करता है, अंगों को चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा ये क्या करेगा कि जो भाई आपका जो ताप होता है, भाई मांसपेशियों के नीचे ये रहेगा, तो ये क्या करेगा, ताप को भी नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित करने का काम भी इसका होता है। दूसरा, जब ये वसा जब आपके शरीर में होता है तो इसका संश्लेषण कहां, ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका संश्लेषण कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका संश्लेषण कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जंतुओं के शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में जो वसा होता है, जो फैट होता है, वो अर्ध ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड होता है। लेकिन अगर हम वनस्पतियों में देखें तो वनस्पतियों में इनका जो वसा होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, यानी तरल पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, और मैं आपको दो चीजें बता दें, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 1 ग्राम या, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निकलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यानी इसमें भी आपको 1 ग्राम और 1 ग्राम, इसमें जो आपको ऊर्जा मिलेगी वो मिलेगी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, और इसमें कितनी मिलेगी, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लिक। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो आनुवंशिकता की जो पीढ़ी होती है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, इसका निर्माण कौन करता है ये भी बताया मेरे को। अब याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में भी सहायता करता है। तो ये हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। ठीक है, ये जितने भी ये जो आपके होते हैं इनके न्यूक्लियोइड के बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक जो अम्ल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, न्यूक्लियोइड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। दूसरा, ये क्रोमेटिन जल का निर्माण करते हैं। ये क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन होती हैं, क्रोमेटिन जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरा, न्यूक्लिक अम्ल पाया कहां जाता है, तो ये पाया जाता है आपके आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि ये आनुवांशिक पदार्थों को, है ना, ये आनुवांशिक पदार्थों को बनाने का काम करते हैं। जो आपके लक्षण है, अनुवांशिक लक्षण, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से पहुंच सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं खनिज लवण के बारे में। ठीक है, मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। खनिज लवण आपके शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है और ये शरीर में किस प्रकार काम करते हैं। लवण की, तो जो खनिज लवण होते हैं वो धातु, अधातु एवं लवण मिलकर ही क्या बनाते हैं, खनिज लवण बनाते हैं। शरीर का जो 4% भाग होता है, शरीर का 4% भाग किन से बना होता है, खनिज लवण से ही बना होता है। जो खनिज लवण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है वृद्ध, कैसा, वृद्ध पोषक, और दूसरा होता है
सूक्ष्म मात्रिक पोषक। कौन सा? सूक्ष्म मात्रिक पोषक। ठीक है, तो क्या होता है कि जब खनिज लवण में की मात्रा है ना, शरीर में अगर खनिज लवण की मात्रा ज्यादा हो, है ना भाई, कुछ ऐसे खनिज लवण होते हैं जिनकी मात्रा शरीर में ज्यादा होती है, उन्हें हम बोलते हैं वृद्ध पोषक तत्व। और कुछ खनिज लवण ऐसे होते हैं जिसमें शरीर में जो मात्राएं होती है वो कम होती है, इसमें बोलते हैं हम सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। भाई वृद्ध कौन कौन से? जो अधिकतर जैसे आपका कैल्शियम हुआ, सल्फर हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस प्रकार का होता है। ठीक है, और जो आपका सूक्ष्म मात्रिक होता है वो हो जाएंगे आपके कोबाल्ट हो जाएंगे, आयरन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट, आयरन और आयोडीन। इसमें होगा आपका कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम। ठीक है, इस प्रकार की जो धातुएं होती है वो वृद्ध कहलाती है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं लास्ट की, जिसका बोलते हैं जल। मैंने बोला आपसे विटामिन की एक अलग वीडियो बताकर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, उससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और यहां से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत छोटे आते हैं, माइंड में आते हैं। उसके बारे में एक एक चीज के बारे में बात भी किया। अगर हम जल की बात करें तो जल कैसा है? अकार्बनिक यौगिक है। कैसा है? अकार्बनिक यौगिक। भाई जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वो कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो अकार्बनिक। भाई यहाँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जल में, यानी कार्बन नहीं होता, तो ये अकार्बनिक यौगिक है। और जो शरीर होता है, शरीर का 70 से 80% भाग किसका बना होता है भैया? जल का बना होता है। किसका बना होता है? जल का बना होता है। और पसीने के द्वारा, ठीक है, जो आपका पसीना होता है और जो आपके शरीर से बाष्प है ना, मुंह से जो बाष्प निकलती है, शरीर आपके पसीने और बाष्प के कारण ये क्या करते हैं? शरीर के ताप को नियंत्रित भी करता है। तो भाई जो पसीना और जो बाष्प जल के कारण ही है, यानी जल का काम क्या हुआ? ताप, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। शरीर के ताप को क्या करना? नियंत्रित करना। दूसरा मुझे बताइएगा इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो इसका कितना होता है भाई? 7 होता है। 7 यानी कि भाई ये उदासीन है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? एक उदासीन हुआ। अगर आपसे बोला जाए कि पानी की जो अशुद्धता है वो किसके कारण होती है? आर्सेनिक के कारण। ठीक है, किसके कारण? आर्सेनिक के कारण, आर्सेनिक विष के कारण। ठीक है, अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? केरोटोसिस बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? केरोटोसिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा है तो उससे केरोटोसिस बीमारी हो जाती है। दूसरा भाई जल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो रासायनिक अभिक्रियाएं पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल जल होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल सभी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत सारे हमने ऐसे छोटी छोटी चीजें देखी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो जंतु होते हैं उनके बाहर जो कंकाल होता है, एक और मेन पॉइंट है कि जंतु का जो बाहर कंकाल होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही निर्मित होता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें जिसके बारे में हमने बातें की ताकि आप एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे बन सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।